तो गांव के स्कूल में भी पैदल उछलते कूदते जाते थे। और जब टोहाना जाना शुरू किया तो कोई और साधन तो था नहीं, कोई बस नहीं थी, आज की तरह कोई वैन नहीं थी, हम साइकिल पर जाते थे। मेरा सपना था कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाए, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद मेरे को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जूनियर इंजीनियर सिविल की नौकरी मिल गई थी। तो वो ना तो आप प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, आप चुनाव भी हार जाते हैं, आप फिर भी सरवाइव करते हैं। मनोहर जी कहते कि आप तो बैठक में तो नहीं बैठ सकती, तो जिला कार्यकारिणी की बैठक है साहब की, तंवर के साथ, तंवर जो अशोक तंवर बीच में बीजेपी में भी आया था, वो उसके साथ भी जोड़ी थी। बीजेपी की सरकार में और बीजेपी जो सेवा कर रही है ना जनता की, उसका चस्का लग गया। और जब चुनाव आयोग ने कहा भी आकर के कुछ सिद्ध कर दो, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, कोई गया क्या? भूपेंद्र हुड्डा गया हो, इनका कोई कार्यकर्ता वर्कर गया हो, राहुल गांधी को भी चैलेंज था, वो भी गया हो, किसी को भेजा हो। नायब सैनी साहब आपसे जूनियर रहे, बहुत सारे किसी न किसी से जूनियर रहे। तो ऐसे खलते नहीं है कि मैं सीएम क्यों नहीं। विद साहब तो अपनी नाराजगी बताते हैं चुनाव में, जहां जहां आंदोलन बड़े पीक पे था, चाहे उसमें मैं उचाना सीट मानूं या कुछ और दूसरी, चाहे तो शामबी में मानूं, वो आई है बीजेपी के हिस्से। तो आप ये क्या कारण मानते हैं कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बहुत कम नजर आया वहाँ पे? कि भाई चौधर आनी चाहिए रोहतक में, खट्टर साहब भी निंदाना के यानी उसी क्षेत्र के हैं वो, तो उनके सीएम रहते रहते ये वाला नारा नहीं है कि भाई चौधर रोहतक में ही है। पुरुष नेता जो राजनीति में, जो महिला नेता आती हैं, वो जब आगे बढ़ती हैं, तो क्या वो ईगो हर्ट होती है उनकी? हमने तो देखा नहीं, ते लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता चल, ये मिट्टी होगी नम जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। यानी कि आंसू के कणों से भी मिट्टी गीली हो सकती है, नम हो सकती है, ये कवि की कल्पना है। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं सुभाष बराला साहब से। हम जानेंगे कि उनकी राजनीति में यात्रा कहां से शुरू हुई। हम उनसे ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में वो किस तरह के इंसान हैं। हम उनसे कई किस्से, कई कहानियां भी सुनने वाले हैं। और बराला साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद। राम राम। आप की यात्रा कहाँ से शुरू हुई सर? बीजेपी में आप किस तरह से आए? बचपन के सुभाष बराला कैसे थे? ये मेरा पहला सवाल। और जरा आप अपने बचपन में लौटे और इस यात्रा को शुरू करें सर। देखिए, बचपन में लौटना तो सोनिया जी सबको बड़ा अच्छा लगता है, और बचपन जैसा एक ग्रामीण परिवेश में जो भी बालक बच्चा जन्म लेता है, उसका जैसा होता है बहुत साधारण। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। गांव डांगरा में मेरा टोहाना के पास जन्म हुआ था, और गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहीं पर पढ़ना, वहीं पर खेलना कूदना, बहुत सहज भाव से, कोई किसी प्रकार की कोई उसमें ज़िंदगी में बनावट नहीं थी, ना परिवार में कोई, क्योंकि ठेठ देहाती किसानी पृष्ठभूमि का जो परिवार है, तो उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई भी हमारी उसी माहौल के अंदर हुई है। और उसके बाद छठी क्लास से जो पढ़ाई हमारी आगे शुरू होनी थी, वो गांव में तो स्कूल था नहीं, टोहाना नज़दीक पड़ता था, और टोहाना हम पढ़ने के लिए जाते थे। तो गांव के स्कूल में भी पैदल उछलते कूदते जाते थे। और जब टोहाना जाना शुरू किया तो कोई और साधन तो था नहीं, कोई बस नहीं थी, आज की तरह कोई वैन नहीं थी, हम साइकिल पर जाते थे। दो भाई थे, इकट्ठे पढ़ते थे हम लोग, एक साइकिल के ऊपर हम जाते थे। तो इस प्रकार से स्कूली जीवन और बाद में फिर कॉलेज की और जो यात्रा शुरू हुई, वो फिर बाद की कहानी है। और फिर बीजेपी से जुड़ा हुआ आपका कैसे हुआ? वो देखिए, मैं जब कॉलेज में था तो उससे पहले स्कूल लाइफ में भी कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट जो हुए थे, जिसके कारण से कि जब मैं डीएन कॉलेज में गया हिसार प्री इंजीनियरिंग के लिए, उस समय मेरा जो छात्र राजनीति है 1984 में, उसमें से फिर धीरे धीरे करके आगे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। और फिर बाद में इंजीनियरिंग के बाद जब स्थानीय स्तर पे जब काम करना शुरू किया, तब तो लगा कि कहीं न कहीं बाकी काम तो लगता है कि फिट बैठ नहीं रहे थे। मैंने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस दौर में नौकरी भी की थी 92 में। मैंने प्राइवेट नौकरी भी की थी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ा करने के लिए।
लेकिन मुझे लगता था कि शायद वो क्षेत्र मेरे लिए बना ही नहीं था। इसलिए ऐसा समय हुआ कि वो प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी खड़ी करना भी सपना मेरा रह गया, सरकारी नौकरी भी मैं नहीं कर पाया किसी कारण से। और फिर 1995 से सहकारिता के क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। पहला चुनाव मैंने 1995 में मैं लड़ा। भूना शुगर मिल होती थी, हमारी लगी थी, और लेकिन आज तो वो नहीं है क्योंकि गन्ने की कमी थी, कुछ और कारणों के चलते वो चल नहीं पाई। तो मैंने पहला चुनाव वहाँ लड़ा था और उसके माध्यम से फिर मैं डायरेक्टर बना, वाइस चेयरमैन बना शुगर मिल का, और हरियाणा शुगर फेडरेशन का मैं डायरेक्टर हुआ। और बीजेपी में जुड़ने का वही पहला दौर था क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति में आ गया था और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा से मुझे इमरजेंसी के कारण में वो स्पष्ट बताना चाहूँगा नफरत थी। और जब 96 में चुनाव आया लोकसभा का, विधानसभा का, तो उसमें मैंने बीजेपी में ना होते हुए भी और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए काम किया था। मुझे याद है कि हंसराज चौहान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते थे, उनके लिए हमने खूब काम किया चुनाव। इधर सिरसा क्षेत्र से सिरसा चुनाव लड़े थे। क्यों हमारा टोहाना विधानसभा इसी में आता है। और फिर धीरे धीरे करके उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं के संपर्क में आया और फिर सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं सक्रिय। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप एक्टिव थे? खूब एक्टिव था मैं। तो उस समय कैसा दौर होता था सर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो का? तो बोल अलग दौर था। अब की तरह कोई जो उसमें द्वेष भावना नहीं होती थी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत कम स्थानों पे थी, या तो हमारे क्षेत्र में तो SFI और NSUI, ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा का छात्र संगठन था, एक कांग्रेस विचारधारा का था, और कुछ स्थानों पे हरियाणा ABVP भी होता था। तो हम तो फिर ABVP से तो जुड़ा मेरा नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन मैं जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप होते थे, ऐसे भी होते थे जो ना NSUI से जुड़े होते थे, ना SFI, DFI इनसे भी नहीं जुड़े होते थे, उन छात्र संगठनों से मेरा तालमेल था। तो मैं यहाँ भी सक्रिय राजनीति में, छात्र राजनीति में था। और मैं बेंगलोर से जब मैं वहाँ इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई करता था, वहाँ भी मैं छात्र राजनीति से मैं जुड़ा रहा। इंजीनियर नहीं सोचे आप बनो? नहीं, मैंने बताया ना, सोचा। सोचा मैंने आकर के, और मैंने पंचकुला में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी। 800 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस समय। हाँ सर, 800 भी बहुत था उस समय। तो 800 रुपये बहुत भी था और बहुत था भी नहीं, दोनों हिसाब से बात कर सकते हैं हम। हाँ, मेरा सपना था कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाए, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद मेरे को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जूनियर इंजीनियर सिविल की नौकरी मिल गई थी। तो वो प्राइवेट जॉब वाला और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला मामला तो वहीं छूट गया था। और बाद में फिर वो नौकरी भी नहीं कर पाया मैं किन्हीं कारणों से। तो फिर ये धीरे धीरे करके सक्रिय राजनीति में मेरा आना हुआ। अच्छा, बीजेपी से आपकी यात्रा फिर किस तरह से शुरू होती है? यानी पहला चुनाव लड़ना, पहली टिकट मिलना, वो किस तरह से होता है? देखिए, वो जब 96 के चुनाव में मैंने बीजेपी की मदद की, तो फिर कुछ साथियों ने मेरे को कहा भी आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहे हैं, तो आपको कोई प्लेटफार्म तो अपनाना चाहिए, कहीं कहीं तो किसी न किसी पार्टी को तो ठीक से ज्वाइन करना चाहिए, उसका एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उसको मैंने समझने का प्रयास किया। और मैं उसी दौर में 1998 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी मैं जुड़ा। और मेरे को जब मैंने बीजेपी की 2 रुपये की सदस्यता ली थी 98 में, तो मेरे को युवा मोर्चा का जिले का सचिव फतेहाबाद जिले का बनाया था। और फिर मैं धीरे धीरे काम लगातार संगठन में जिस प्रकार के भी काम आते थे जुड़ करके मैं लगातार काम करता रहा। और फिर 2000 में मुझे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जनता युवा मोर्चा कहते हैं, उसका प्रदेश का अध्यक्ष मेरे को बनाया गया। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा भाजपा के प्रभारी होते थे और आदरणीय मनोहर लाल जी उस समय संगठन मंत्री होते थे। ये वो दौर था जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। उन दोनों से उस समय बातचीत होती थी?
खूब बैठकों में आते थे। और 2000 में तो ऐसा हुआ कि जब मैं अध्यक्ष बना तो पदाधिकारियों की बैठक मोदी जी लेते थे। वो 1.5 महीने में 2 महीने में एक बार बैठक लेने के लिए हरियाणा में आते थे। वैसे भी प्रवास पे खूब आते थे मोदी जी, तो उनसे खूब मतलब बैठकों में भी मिलना, व्यक्तिगत भी मिलना, इस प्रकार का सामान्य रूप में उस समय रहता था। और फिर आगे ये यात्रा, चुनावी यात्रा फिर किस तरह से जारी रहती है सर? देखिए, चुनावी यात्रा तो क्या हुआ कि 2000 में INLD का भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। तो मेरे बहुत सारे साथियों ने टोहाना से प्रयास किया कि भाई INLD और हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। INLD ने वहाँ से चुनाव लड़ा और फिर जो अगला चुनाव आया उस समय तक, क्योंकि एक टीम ऐसी हमने खड़ी कर ली थी टोहाना विधानसभा क्षेत्र जैसे मेरा लगता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2005 का चुनाव, मैंने कभी टिकट मांगी नहीं थी, काम किया था केवल, जो कि हमें संगठन में सिखाया जाता है। तो काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को चुनाव लड़वा दिया और मैंने चुनाव लड़ा, डट के चुनाव लड़ा। और जो हरियाणा प्रदेश में उस समय तो खुशी भी बड़ी होती थी, 10,000 से ऊपर वोट आगे हरियाणा के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को, तो लगता था बहुत बड़ा तीर मार लिया। मेरे को 19,000 से ऊपर वोट मिले थे उस समय, तो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा थी। विधायक का चुनाव लड़ रहे थे आप उस समय? हाँ, मैंने विधायक का चुनाव मैंने लड़ा। और शुरुआती आपकी जो राजनीति वो टोहाना से ही रही सर? टोहाना से ही रही मेरी। इससे बाहर आप नहीं गए कभी भी? इससे बाहर तो फिर बाद में, ये तो आपके सामने ही है। और फिर आगे मैं कहूँ कि आप हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी बनते हैं। हाँ, 2000 के बाद जब मेरी 2003 में मेरी जब टर्म पूरी होती है तो मुझे फतेहाबाद जिले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उम्र मेरी बड़ी थोड़ी थी, 35-36 साल की उस समय उम्र थी मेरी, 35 साल की उम्र थी। और फिर 1 साल के बाद ही मेरे को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। बस 3 साल की टर्म होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे को 1 साल के बाद ही किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर वो मेरी टर्म पूरी हुई, उसके बाद फिर मेरे को प्रदेश में सचिव बनाया पार्टी में। और सचिव बने हुए मुझे पार्टी में वो थोड़ा समय हुआ था, जींद जिले का मैं प्रभारी था। उस थोड़े समय में ही मैंने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, प्रभारी के नाते एक कार्यक्रम आया था, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया था। वो हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था, वो जींद में कराया था। एक बड़ी रैली हुई थी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय उस रैली में आए थे, तो वो भी मैंने रैली वहाँ प्रभारी के नाते करवाने का काम किया था। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर मेरे को फिर किसान मोर्चा में पार्टी ने भेज दिया। वो टर्म पूरी हुई, अगली बार तीसरी बार फिर मेरे को किसान मोर्चा का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। ये सिलसिला 2012 तक चला। 2012 में फिर मैं पार्टी का महासचिव बना, जिसको जनरल सेक्रेटरी आप लोग कहते हैं। और फिर चुनाव आया विधानसभा का 2014 में। पार्टी ने मेरे को टोहाना से 9 में भी चुनाव लड़वाया, 5 का 9 का चुनाव, वो तो हारने के लिए लड़ने थे, लेकिन पहली बार लगा के लोगों को कि 14 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और मैं उस समय महामंत्री था पार्टी का। तो ये लग रहा था कि इस बार हरियाणा प्रदेश में सरकार आएगी, तो पार्टी ने मुझे फिर 14 का टिकट दिया और मैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और मैं विधायक बन करके आया। और 1 महीना मेरे को विधायक बने हुआ था 2014 में। 26 अक्टूबर को माननीय मनोहर लाल जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के नाते, और मैं 25 नवंबर को मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त हुआ 2014 में। तो ये फिर उसके बाद की यात्रा। फिर एक समय ऐसा होता है कि ना तो आप प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, आप चुनाव भी हार जाते हैं, आप फिर भी सरवाइव करते हैं, आप इलाके में घूमते हैं, पार्टी में भी आप रहते हैं, आप काम भी करते हैं। वो सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल था और कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, जब आदमी कोई विचार के साथ जुड़ करके काम करता है ना सोनिया जी, तो उसको कोई क्षणिक परेशानी तो हो सकती है। आप चुनाव हारते हैं, आपकी सरकार इतना काम करती है, मोदी जी ने बड़े काम किए, मनोहर लाल जी ने बड़े काम किए, टोहाना में हमने खूब काम किया और जनता ने मुझे हराया। एक बार तो लगा भाई ठीक परिणाम नहीं आया, लेकिन जैसे वो आप तो हरियाणा से हैं तो आपने तो कुश्ती देखी है, हमने भी खूब दंगल देखे हैं। 2 पहलवान लड़ते हैं, घुड़ते हैं, कुश्ती करते हैं और एक जीतता एक हारता है। हारने वाला फिर तुरंत अपनी मिट्टी झाड़ करके फिर शुरू हो जाता है अगली तैयारी के लिए। हम तो वो कार्यकर्ता हैं, आगे फिर
तैयारी शुरू कर दी। भाई जो भी संगठन काम देगा उस संगठन को आधार बना करके उस काम को ठीक तरीके से करना। इस काम में लगा रहा मैं। बेशक चुनाव हार गए, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बात है, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता मैं खूब सुनता हूँ। तो इस प्रकार का जब कोई समय आता है ना, तो फिर वो ताकत देती हैं। वाजपेयी साहब कहते थे, आती हैं बाधाएं आए, घिरे पर लेकी घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पाँव के नीचे अंगारे, यानी कि आपके पाँव के नीचे अंगारे हैं, पाँव के नीचे अंगारे, निज हाथों में लेज वाला है, आग लगाकर चलना होगा, जलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तब व्यक्ति को इस प्रकार के महान पुरुष को ध्यान करते हुए, उनके संघर्ष को ध्यान करते हुए उनकी पंक्तियां याद करता है, तो निश्चित रूप में जो भी इस प्रकार की निराशा आती है वो आपकी दूर हो जाती है, और फिर नित्य नए पथ पर अग्रसर होने का आपको हौसला मिलता है। लेकिन सर, ऐसा नहीं होता कि आपके पास ना प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है, आप चुनाव भी हार गए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा नेता आ गया, उस जगह पे बैठ गया, या खुद को स्थापित करने के लिए वो जद्दोजहद होती है? क्योंकि मैं तो राजनीति में देखती हूँ कि एक कुर्सी खाली हुई, दूसरा व्यक्ति तैयार है उसके लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनिया बहन आप। लेकिन देखिए, मैंने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी में आप कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं तो फिर आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, समस्या दिखती जरूर है, लेकिन उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्ति को लगता है, साथ वाले को लगता है, भाई कैसे काम कर रहा होगा ये, लेकिन जो व्यक्ति जिसके मन में कार्यकर्ता का भाव है वो फिर विचलित नहीं होता। और उसी का परिणाम है कि मैं हरियाणा सरकार में, हरियाणा पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्यूरो का मैं चेयरमैन भी हुआ थोड़े दिन बाद, और किसान कल्याण प्राधिकरण का चेयरमैन भी मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर रहा, जिसमें मैंने बहुत सारे जो नए काम हो सकते थे वो करने का प्रयास किया। बॉन्डिंग कैसी रही आपकी खट्टर साहब के साथ? मेरी तो खट्टर साहब से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और प्रत्येक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में काम करता है या कोई भी ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो रहता है, देश और समाज के लिए काम करता है, हर एक के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। और माननीय मनोहर लाल जी की बात करते हैं, देखिए मैं एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, वो मुझे याद आया आपसे बात करते करते। मैं 1998 में युवा मोर्चा का जिले का सचिव था, जो मेरी पहली जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी थी, और हमारे जिले की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, और डॉक्टर आत्म प्रकाश मेहता, आज वो खैर दुनिया में नहीं है, उस समय भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद के अध्यक्ष थे। तो जिला अध्यक्ष का मेरे पास संदेश आया, मेरे पास टेलीफोन नहीं होता था उस समय, मोबाइल वगैरह तो बाद में आ तो गए थे, लेकिन निचले क्षेत्र उसमें नहीं पहुंचे थे नीचे तक। तो मेरे पास संदेश आया मंडल अध्यक्ष का भी, आपको ऐसे ऐसे बैठक में चलना है और भारतीय जनता पार्टी की जिले की बैठक है और संगठन मंत्री जी लेने आएंगे। मेरे को भी बड़ी इच्छा रहती थी भी संगठन मंत्री मनोहर लाल जी हैं और बड़ा काम भी खूब मेहनत से करते थे, जितना काम करते थे उनका स्वभाव भी वैसा ही था कि कार्यकर्ता से डट कर के काम लेते थे। तो मैं चला गया, परिचय हुआ, तो मैं बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता था, नया कार्यकर्ता था। तो जो परिचय आया, मैंने अपना परिचय दिया भी, मैं शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, और मैं हरियाणा शुगर फेडरेशन का उस समय डायरेक्टर भी हो गया था, मैं शुगर फेडरेशन स्टेट का, और जिले का मैं सचिव हूँ। तो मेरे को मनोहर लाल जी कहते कि आप तो बैठक में तो नहीं बैठ सकते, ये तो जिला कार्यकारिणी की बैठक है। क्योंकि मनोहर लाल जी और मोदी जी संगठन में काम करते थे, तो सोनिया जी था कि जो काम जिसके जुम्मे है वो अपना अपना काम करे, दूसरे के काम में कोई दखल ना दे। तो मेरे को नहीं पता था भी इस बैठक में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ, तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी होगी। मैं राजनीति क्षेत्र में एक नया कार्यकर्ता था बीजेपी में, तो मैं फिर बैठा नहीं, मैं खड़ा जब होकर के परिचय दे रहा था, मैं उठ करके बाहर चला गया। तो पार्टी की कार्यकारिणी में थोड़ा सा हलचल पैदा होगी, सब लोग सोचें भी एक जमीन का धरातल का एक कार्यकर्ता पकड़ में आया था, और हो सकता है आज वो तो नाराज होकर के चला ना गया हो। तो जब बैठक समाप्त हुई, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेरे से मिले, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मेरे से मिले,
और कहीं भी आप तो नाराज़ हो गए, नाराज़ नहीं होना, ये नहीं, जो भी बातें उन्होंने करनी थी। खैर तो मैंने उनको एक बात कही, मनोहर लाल जी ने भी मेरे से बात की। मैं कहा जी मैं आपसे कोई नाराज़गी नहीं, आपने तो जो व्यवस्था की बात है आपने तो वो बात की। अब हमारे जिला अध्यक्ष ने मेरे को बुलाया है, भाई मेरे यहाँ बैठने को जस्टिफाई तो यानी कि उन्होंने करना चाहिए था ना। मैंने कहा मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, आएगा। और फिर मैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करने का। अगर मेरे दिमाग में अगर वो कोई संगठन का भाव नहीं होता तो मैं मनोहर लाल जी से नाराज होकर के बैठ जाता, जिला अध्यक्ष से नाराज होकर के बैठ जाता। मैंने किसी से नाराजगी प्रकट नहीं की और मैं अपनी धुन में अपना काम करता रहा। ये उसके लगभग 6 महीने के बाद की बात है। एक ऐसा कार्यकर्ता जो बीजेपी में केवल जिला के युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता है और सचिव है, उसके ऊपर तो महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उससे ऊपर अध्यक्ष है युवा मोर्चा का। तो उस छोटी सी जिम्मेवारी वाले कार्यकर्ता को, और 2000 जुलाई में जब रतनलाल कटारिया जी आज दुनिया में नहीं, वो प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, तो मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये बॉन्डिंग का ही काम था ये सारा, क्योंकि संगठन मंत्री जी देखते थे भी कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना ही है। मोदी जी का भी यही प्रयास रहता था भी जो अच्छे कार्यकर्ता नीचे दिखते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो उसके बाद से लेकर के आज तक बॉन्डिंग आप देख ही रहे हैं। तो आपको मालूम था कि खट्टर साहब सीएम बनने वाले हैं? कुछ 1-2 दिन पहले, क्योंकि सबके लिए चौंकाने वाला था, मालूम ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। मेरे को 1 दिन पहले नहीं, मेरे को बहुत दिन पहले एक आभास हुआ था। अच्छा। मेरे को जब लोकसभा चुनाव में माननीय मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश की कैंपेन कमेटी का इंचार्ज जब उनको बनाया गया था, तो मुझे इस बात का एहसास था कि अब नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में और प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर ही दिया था। तो उस समय मेरे को आभास हुआ कि हरियाणा प्रदेश में 100% सरकार बनेगी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। और मेरे अंदर से इस प्रकार का एक एहसास मेरे को हमेशा रहता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक दिन मैंने बड़े एक मज़ेदार बात हुई, तो मेरे को लगता था भी 5 और 9 में मेरे को चुनाव लड़वाया है, तो मेरे को हल्का फुल्का संकेत भी था भी आपको चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि यहाँ गारंटी के साथ तो कोई कह नहीं सकता। जब मैं टिकट लेने वाली श्रेणी की लाइन में था या जब मैं अध्यक्ष हुआ मैं देने वाले में भी था मैं, तो कोई कह नहीं सकता भी आपको टिकट मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। कार्यकर्ता काम करता है और पार्टी निर्णय करती है। खैर वो लोगों की ज्वाइनिंग खूब हम लोग करवा रहे थे। मैं प्रदेश का महामंत्री था पार्टी में और अपने क्षेत्र में भी टोहाना में भी खूब करवाई। तो एक दिन टोहाना के बड़े मजबूत सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, उनकी मैंने मीटिंग ली। मजबूत मतलब पैसे आड़े नहीं, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। पैसे वाले भी मजबूत तो हैं, लेकिन उनसे पता नहीं क्यों मेरी नज़दीकी ज़्यादा रहती नहीं है, कोई भी कारण हो या वो टिक नहीं पाता होगा मेरे पास, वो अलग विषय है। खैर वो तो उनको मैंने कहा भी आप पार्टी ज्वाइन करिए। उन्होंने खूब बड़ी मीटिंग करके कहा हम पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। मेरे को कहने लगे कौन ज्वाइन करवाएगा। मैंने उनको एक बात कही थी, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा मैं। और मैंने फिर मनोहर लाल जी से बात करी। उसके जब मेरी मीटिंग हुई उसके 4-5 दिन बाद ही मैंने कार्यक्रम रख लिया। और टोहाना के एक बड़े मैरिज पैलेस में हजारों की संख्या में ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि मैं अधिकृत रूप से तो कह नहीं सकता था भी ये मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन संकेत मैंने उस दिन मंच से भी दिया था उनको। मैंने उनको सबको एक बात कही थी, ये हरियाणा के भविष्य के नरेंद्र मोदी समझ लेना। क्योंकि मैं ऐसा तो इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं था ये कहते हूँ भी ये सबके बीच में मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मैंने मेरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार उसमें सबके सामने किया था। और ये बोलते हैं, अपनी एक हरियाणवी कहावत है कि मेरा मित्र मेरे जितना ही रहे तो मेरा सबर आवे, वो फिर आगे चला जाता थोड़ी सी जेलसी सी हो जाए, हुआ ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता। मैंने एक बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता के भाव से काम करता है उसको जेलसी हो ही नहीं सकती। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तब ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था की बात है ना, कि इसमें कहीं कोई कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी जा सकता है काम करते करते।
जैसे मैं युवा मोर्चा के सचिव से एकदम से प्रदेश अध्यक्ष हो गया था युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में, तो नायब सिंह जी और मोहनलाल जी मेरे साथ काम करते थे, युवा मोर्चा में भी काम किया। और जब मैं प्रदेश का किसान मोर्चा का अध्यक्ष था तो ये संयोग था, एक समय में नायब सैनी जी और मोहनलाल जी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, दोनों मेरे साथ महामंत्री थे। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है सोनिया जी, इसमें सहज भाव से कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते कहीं भी जा सकता है। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि मनोहर लाल जी जैसा एक बहुत ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता इतना बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर लेकर के आता है व्यवस्था का, और उसके बाद काम करने वाला कार्यकर्ता जब वो केंद्र में मंत्री हो जाते हैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री पद संभालता है। तो ये व्यवस्था अगर कहीं हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव, और दल में कोई दिखाई देगा आपको क्या? आज कांग्रेस में आप देखोगे, कांग्रेस में तो 1 साल तक लड़ाई चलती रही इन लोगों की सीएलपी के लिए, कांग्रेस पार्टी में विपक्ष के नेता के लिए। अब जाकर के 1 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का नेता हरियाणा विधानसभा में दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत सहज भाव से होता है। और आपको लगता है अब कांग्रेस का किसी तरीके से ग्राफ बढ़ेगा? हुड्डा साहब हैं, राव नरेंद्र साहब, अब दोनों की जोड़ी हुई है, उदयभान साहब निकल गए, अब उनकी जगह है राव नरेंद्र साहब। देखिए जोड़ी तो हम देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, हरियाणा की जनता भी देख रही है। हुड्डा साहब की तंवर के साथ, तंवर जो अशोक तंवर जो बीच में बीजेपी में आया था वो, उसके साथ भी जोड़ी थी। बाद में कुमारी सैलजा के साथ भी जोड़ी रही। बाद में उदयभान जो अभी अध्यक्ष उनके रहे हैं अब तक, जो थे कुछ दिन पहले तक, उनके साथ भी जोड़ी रही। लेकिन क्या कर पाए? कुछ भी तो नहीं कर पाए ना। हरियाणा की जनता को सोनिया जी मैं एक बात कहता हूँ, देखिए पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें सरकारें चलती थी, किसी की भी सरकार रही हो, नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, उस समय जो उन लोगों का राजनीतिक चरित्र होता था वो अलग प्रकार का था। वो या तो अपने लिए काम करते थे वो नेता, या अपने परिवार के लिए काम करते थे, या अपने लोगों के लिए और अपने लिए धन इकट्ठा करने का काम करते थे राजनीति के माध्यम से। ये उनके लिए एक तंत्र होता था, ये सब पद प्रतिष्ठा और पैसा कमाने का। लेकिन यहाँ सेवा भाव से काम किया जाता है। मनोहर लाल जी ने सेवा भाव से काम किया, और मैं बड़े खुले दिल से एक बात कह सकता हूँ कि जो सेवा भाव से काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी ने बहुत साहस का काम किया था। मैं देखता था कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे नेता कार्यकर्ता थे जिनके मन में होता था भी हमारे बच्चे भी नौकरी लग जाएं, जैसे पूर्व की सर, क्योंकि जो पूर्व में संस्कृति है उसकी तरफ ध्यान तो जाता है ना, भी लोकदल वाले भी लगाते थे, कांग्रेस वाले भी लगाते थे, तो हमारे भी बच्चे क्यों ना लग जाएं। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं तो सौभाग्य से उस समय अध्यक्ष था पार्टी का जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बात स्पष्ट हो गई थी शुरू से मुख्यमंत्री बनते ही, और हमें तो इस बात का ध्यान था काम सारा पारदर्शिता से होगा, सबको नौकरी पारदर्शिता से मिली। हरियाणा प्रदेश का विकास भी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मोदी जी का नारा था उसके आधार पे हुआ। और मनोहर लाल जी एक बात और कहते थे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और समान विकास समान रोजगार, ये नारा देते थे। तो इस नारे पे चल करके जब तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जनता ने बनाई है, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सरकार हरियाणा की जनता की मर्जी की सरकार है। और अब हरियाणा की जनता को सोनिया जी हरियाणवी भाषा में बात करा तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार में, और बीजेपी जो सेवा कर रही है ना जनता की, उसका चस्का लग गया। अब ये चस्का सेवा का हरियाणा की जनता अपने हाथ से छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अब की बार हुड्डा साहब कह रहे थे कि वोट जो है वो हेर फेर हुई, ईवीएम में हेर फेर हुई, है ना, तो ये तो मतलब सरकार तो कांग्रेस की आनी थी। सोनिया जी आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले ईवीएम का रोना रोया ना, खूब रोया, टट के रोया, और जब चुनाव आयोग ने कहा भी आकर के कुछ सिद्ध कर दो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, कोई गया क्या? भूपेंद्र हुड्डा गया हो, इनका कोई कार्यकर्ता वर्कर गया हो, राहुल गांधी को भी चैलेंज था वो भी गया हो, किसी को भेजा हो, कोई ऐसा तकनीक जानने वाला, कोई आईटी का एक्सपर्ट भेजा क्या? आप बताओ मेरे को, नहीं भेजा ना। वो नारा भी उनका फुस हो गया। और एक बात और आप देखो सोनिया जी, जब 2024 का चुनाव हुआ, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन हमारी सीट थोड़ी सी घट गई। कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? 99।
और कांग्रेस पार्टी ने कई जश्न मनाया देश में, भी हम जीत गए, मोदी हार गया, मोदी हार गया। मनाया कि नहीं मनाया? स्वीकार करते हो ना इस बात में? मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो खुशी थी उनकी भी, खुशी थी ना भाई। उस टाइम अगर ईवीएम में गड़बड़ थी, वोट चोरी थी, तो राहुल गांधी क्या का जश्न मनावा था? क्यों मनावा था? जब तो खुश हो रहा था कि जनता ने हमारी सीट बढ़ा करके दे दी, तो क्यों फिर इस प्रकार का वो आज ये कहते हैं कि वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़? भाई चोरी करने की आदत हमने तो है नहीं, चोरी करने की आदत तो कांग्रेस पार्टी को है। महात्मा गांधी जी जब देश आज़ाद हो गया था, पूरा देश और दुनिया जानती है, उन्होंने कहा था भैया आज़ादी की लड़ाई में जो हमारा तिरंगा झंडा था इसको भी छोड़ दो और कांग्रेस के नाम को भी छोड़ दो, नए नाम से पार्टी बनाओ, नया डंडा झंडा लो। लेकिन इन लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई का झंडा भी चोरी किया, उस आज़ादी की लड़ाई वाली संगठन जो था कांग्रेस, उसके नाम को भी चोरी किया, और तो और छोड़ दो महात्मा गांधी के लग गया इनका, गांधी का नाम चोरी कराया कि नहीं कराया? ब्याह इंदिरा जी का किसके साथ हुआ? फिरोज खान के साथ हुआ। फिरोज खान से फिरोज गांधी कैसे बन गया? चोरी तो इन लोगों ने करी है। इन लोगों ने कितनी सरकारें, सोनिया जी, देश की जनता खूब जानती है, चलती चलती सरकारें, एक बार तो भारतीय जनता पार्टी की 5 सरकारों को बर्खास्त इन लोगों ने किया। कितनी बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन इन लोगों ने गलत तरीके से लागू किया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, क्यों लगी? इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया कोर्ट ने, अवैध घोषित कर दिया कोर्ट ने, और खामियाजा भुगते देश की जनता, क्योंकि इंदिरा गांधी बिना सत्ता रह नहीं सकती थी, प्रधानमंत्री थी, अपमान समझा, और लोकतंत्र को पूरी तरह से सरकार को ही चोरी कर लिया था, इमरजेंसी लगा करके खुश मुख्तियार होकर के बैठ गई थी। तो किसने चोरी कराया लोकतंत्र? एक बार नहीं, घनी बार चोरी कराया, और ये देश की जनता जानती है। अब मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि बीजेपी के भीतर किस तरह से टिकटों का वितरण होता है, मतलब क्या चीजें देख के तय किया जाता है कि ये व्यक्ति हैं और ये सही कैंडिडेट हैं? सिटिंग गेटिंग, सिफारिश, पैसा, क्या क्या देखा जाता है, क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं? देखिए, बहुत पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटों का वितरण होता है, सोनिया जी। मैं तो जब पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे को टिकट मिली तो मैं महामंत्री था, और टिकट वाली जो कमेटी बैठी थी, सौभाग्य था मेरा, मैं उसका मेंबर भी था। महामंत्री के नाते एक मेंबर होता है, सारी लिखत पढ़त करने का काम महामंत्री का होता, वो मैं करता था। तो मैंने वो दौर भी देखा, और मैंने उससे पहले का दौर भी देखा, जब 2005 और 2009 में मैंने कभी टिकट मांगी नहीं थी, मेरे को पार्टी ने चुनाव लड़वाया। और फिर वो दौर भी आया 2019 में, मैं प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, टिकट बांटने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, लोकसभा भी विधानसभा में भी। तो यहाँ बहुत पारदर्शी सिस्टम है। नीचे से जो कार्यकर्ताओं के बीच से जो नाम आता है, उनका पैनल बनता है, प्रदेश की चुनाव समिति बैठती है, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, उन सारे नामों पे विचार विमर्श करके, और फिर केंद्रीय जो हमारा संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय चुनाव समिति है, उसमें फिर प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल का नेता, संगठन मंत्री, प्रभारी, ये लोग, और फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, उसमें प्रधानमंत्री हैं तो वो भी उसमें बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठते हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी बैठते हैं, और सीनियर लोग होते हैं वो सारे बैठते हैं। उसमें एक एक नाम पर चर्चा होती है, और मेरा तो सौभाग्य है कि 19 के चुनाव में सारी चर्चा मैंने इतनी बड़ी टीम के सामने लोकसभा की भी रखी थी, विधानसभा की भी रखी थी। एक एक लोकसभा की सीट के ऊपर एक एक कैंडिडेट के ऊपर चर्चा होती है, और विधानसभा में भी ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति किसी चिन्हित व्यक्ति को टिकट दिलवा सके, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब बैठ करके, सोनिया जी, सामूहिक फैसला होता है, पारदर्शी तरीके से होता है। कहीं कोई पैसा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग इस तरह का राजनीतिक क्षेत्र में मान करके चलते हैं। हाँ, दूसरे दलों में तो खूब है ना,
दूसरे दलों में खूब है, इसलिए लोग ये भी सोचते होंगे अभी भारतीय जनता पार्टी में पता ना किस तरह वही मैं मिलती पूछी होगी क्योंकि टिकट। कांग्रेस की टिकटों का वितरण हुआ तो कहा गया कि हुड्डा उनका तो साहब बहुत के अलग खेमे है। के ज्यादा व्यक्ति रहे, अब कुछ टिकटें शैलजा जी ने ली, वीरेंद्र साहब के हिस्से भी टिकटें आई। यहाँ तो नहीं है ना ऐसा। यहाँ आप चुनाव लड़ने के काबिल किसी को आप काम करते करते और करवाते करवाते किसी कार्यकर्ता को उस काबिल बना तो सकते हो, उसको आप टिकट नहीं दिलवा सकते। इसलिए हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है जो ज़मीन से जुड़ करके काम करते हैं, पार्टी के विचार से जुड़ करके काम करते हैं, वो केवल एक ही काम करते हैं कि कार्यकर्ता को इतना सक्षम बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, हर दृष्टि से बनाओ कि वो कल को काम करते करते चुनाव लड़ करके जीत करके भी आए, वो विधायक भी बने, वो विधायक बन जाए, आपकी सरकार है तो वो मंत्री भी बने, सांसद भी बनने की उसमें काबिलियत हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जाने की काबिलियत हो। ऐसे हुए ना, आज नायब जी उसी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, हम भी उसी श्रेणी के कार्यकर्ता हैं। संगठन हमें इतना मजबूत बना दिया कि हमें टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्टी टिकट देती है और योग्य होता है उसको मंत्री मुख्यमंत्री बना देती है। नायब सैनी साहब आपसे जूनियर रहे, बहुत सारे किसी न किसी से जूनियर रहे। तो ऐसे खलते नहीं है कि मैं सीएम क्यों नहीं। विद साहब तो अपनी नाराजगी बताते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं विद साहब ने ये क्या अभी मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, काबिल आदमी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिलेक्शन तो एक का होगा ना सोनिया जी। मैं बताऊं ना, मैं जब युवा मोर्चा का जिले का सचिव था फतेहाबाद का, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था एकदम से, कोई सोच नहीं सकता था। तो जलेसी तो थोड़ी बहुत तो किसी को होगी, लेकिन बहुत सहज रूप से स्वीकार होता है, वो बहुत ही सहज रूप विद से। साहब से 1-2 दिन पहले मिले आप? मिलना रहता है, कल भी मुलाकात हुई। हाँ, नाराजगी है उनकी? नहीं, कुछ नहीं, वो मस्त मौला आदमी है। उनसे मैं पीछे थोड़ा सा पैर में हल्की सी उनको कोई तो चोट लगी थी, तब भी मैं उनके 3-4 महीने पुरानी बात है, मैं उनके घर पे भी मिल के आया था। हमारे वरिष्ठ हैं, मैं युवा मोर्चा में जब स्थानीय स्तर पे भी काम एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब भी वो नेता थे। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि कैसा कुंडबा है, लड़ाई होगी ना, 4 दीवारी के बाहर नहीं जाएगी वो लड़ाई, भीतर ही भीतर सारे सुड़ जालेंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर की जो लड़ाई है ना, वो आती है अनिल विज साहब की जुबान पे, एक ऐसे सदस्य के जो थोड़ा बहुत बता दे कि जी रोड़ा माच रहा है और मैं इस बात पर नाराज उठारित हैं। तो विद साहब शुरुआत से ही ऐसे रहे, इस तरह वाले व्यवहार के। एक स्वभाव हो जाता है सोनिया जी, वो कोई किसी के खिलाफ तो बोलते नहीं है ना, वो अपनी बात कह देते हैं जो उनके मन में होता है, इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है। और उनको मना भी जल्दी लिया जाता है, वो मने मनाए रहते हैं। अच्छा। देखिए, जो आदमी बात स्पष्ट करता है सोनिया जी, वो दिल का भी साफ होता है, वैसे ही आदमी है वो। किसान आंदोलन हुआ और अब के चुनाव में जहां जहां आंदोलन बड़े पीक पे था, चाहे उसमें मैं उचाना सीट मानूं या कुछ और दूसरी, चाहे तो शाम्बी में मानूं, वो आई है बीजेपी के हिस्से। तो आप ये क्या कारण मानते हैं कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट बहुत कम नजर आया और चुनाव में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया? सोनिया जी, वैसे तो देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, बड़ा कुछ लोगों को चुभेगा, बहुत चुभेगा। किसानों के आंदोलन पहले भी बहुत हुए, हरियाणा में भी हुए और बाहर भी हुए, लेकिन ये आंदोलन कुछ अलग प्रकार का था और इसमें बहुत सारी ऐसी ताकत लगी हुई थी। कुछ किसान भोले बाड़े हैं, देखिए हमारे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनको नहीं पता था भी तुमको कुछ लोग उपयोग कर रहे हैं, उनका एजेंडा कुछ और था जो इनको उपयोग कर रहे थे। किसानों का एजेंडा नहीं था, मैं बताता हूँ। किसान तो उनको जो ध्यान करवा दिया गया उसी के उसमें लड़ाई लड़ने के लिए निकल लेता है। किसानों को ये लगा चुनाव में कि भाई मोदी साहब ने, हरियाणा में मनोहर लाल जी ने इतने काम कर दिए जितने किसान के काम किसी ने पहले नहीं किए। हम लोग ही लड़ाई लड़ते थे किसान की कि भाई किसान को उसकी फसल का लागत जो मूल्य है उसमें 50% लाभ जोड़ करके मिलना चाहिए। वो हमारी सरकार ने दिया, मोदी साहब ने दिया। इसीलिए किसानों ने इतने बड़े आंदोलन के बाद भी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए वोट दिया कि नहीं दिया? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। पहले 14 के चुनाव से पहले और एक वाजपेयी साहब वाला दौर छोड़ दें तो हमारे देश में चुनाव तो सोनिया जी हराने के लिए होता था। ये जो चुनाव चल रहे हैं अब के, ये देश में किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं हो रहे। ये दोबारा से मोदी जी बने प्रधानमंत्री, दोबारा से बीजेपी की सरकार बने, दोबारा से फिर यही सत्ता के अंदर आए, इस बात के लिए चुनाव हुआ है।
और ये बात बहुत स्पष्ट रूप में किसानों को समझ में आ गई। हरियाणा की जनता ने भी देख लिया था, लूट तंत्र देख लिया था, झूठ तंत्र देख लिया था, पर्ची खर्ची देख ली थी और हमारी सेवा देख ली। इसलिए तीसरी बार सरकार हमारी बनाई। उस पीक आंदोलन कितना पीक पे था हम सब ने देखा, लाल किले तक पे किस प्रकार से हुआ था वो सारा देखा। उसके बाद भी लोगों ने मैंडेट दिया। और मैं एक बात और कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जब ये इसका अमेरिका और भारत के अंदर व्यापार का रोड़ा चल रहा था ना, उस समय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया अपना कि हम देश के हित में फैसला लेंगे, देश की जनता के हित में फैसला लेंगे। और उन्होंने जो टैरिफ बढ़ा रहा था अमेरिका, उसमें वो स्पष्ट स्टैंड रखा कि हमारे देश के किसान और हमारे दूध उत्पादक, इनके ऊपर कोई उल्टा प्रभाव ना पड़े, कोई प्रतिकूल प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े। ये मैं नहीं कहता, ये देश की जनता कहती है। और मैंने एक इंटरव्यू सुना टेलीविज़न पे अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार का, आप भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे कहीं कहीं मिल जाए, आपने सुना भी होगा, आप जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रेस की कार्यकर्ता है सोनिया जी। उसमें उसने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा कि मोदी साहब तो इसलिए ये ट्रेड फाइनल नहीं कर रहे हमारे साथ, बिजनेस फाइनल नहीं कर रहे कि भाई ये तो हरियाणा के देश के किसान को और दूध उत्पादक को बचाना चाहते हैं। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूणी, जो नरेंद्र मोदी ने रोज़ गद्दी ते तार के सोया करता, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बाकी किसान नेता तारीफ कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आंदोलन की बात छोड़ दो, बहुत अलग प्रकार का आंदोलन था, सबने देख लिया। किसान चाहते हैं कि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री रहे और हमारी हरियाणा में भी हमारी सरकार रहे। अब एक सवाल सर, मैं बड़ा सोचती हूँ उस सवाल के बारे में कि मुझे उसका जवाब मिले। रोहतक इलाका जो है, एक बड़ी चर्चा रहती है वहाँ पे कि भाई चौधर आनी चाहिए रोहतक में। खट्टर साहब भी निंदाना के यानी उसी क्षेत्र के हैं वो, तो उनके सीएम रहते रहते ये वाला नारा नहीं है कि भाई चौधर रोहतक में ही है। तो ये ऐसा क्या रहा कि उनकी स्वीकार्यता बड़ी कम रही? देखिए, बतौर नेता आपने कुछ समझा हो, मतलब आप मना भी कर सकते इस सवाल का जवाब। नहीं, मैं देऊंगा ना। हाँ, मैं डट के देऊंगा ना। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी साहब ने हमको नारा दे रखा है। और मनोहर लाल जी ने एक नारा और जोड़ दिया था उसमें, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ठीक है ना। और मैंने भी एक नारा दिया था जब मैं अध्यक्ष था, साथ रहेंगे साथ बढ़ेंगे। साथ रहेंगे तो साथ बढ़ेंगे ना, एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। हमारी सरकार और मनोहर लाल जी इसी मंत्र पे काम करते रहे, इसी मंत्र पे हम जैसे कार्यकर्ता काम करते रहे, इसी पे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ये अपने सारी जनता को, 3.25 करोड़ के आसपास हमारे हरियाणा की जनता है सोनिया जी, हम तो सबको अपना परिवार मानते हैं। ये एक चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों को परिवार मानते हैं। हम जो भी हरियाणवी हैं, जो भी भारतीय, हमने सबने परिवार माना। और हम तो, हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करती है। अभी देश की सीमाओं से बाहर भी हम लोगों को अपना भाई बहन इस प्रकार से कह करके बुलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के उसमें कार्यक्रम में गए थे, 35 साल उम्र थी, और जब उनको बोलने के लिए खड़ा किया स्वामी विवेकानंद को, तो बाकी दुनिया भर के विद्वान थे, धार्मिक लीडरशिप वहाँ थी। तो उन्होंने देखा कि ये एक गेरुआ कपड़े वाला क्या बोलेगा यहाँ पे इतने बड़े मंच पे। और जब उन्होंने ये कहा, माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ताड़ियाँ जो गूंजी थी, आज भी उन ताड़ियों की गूंज सुनाई देती है दुनिया के अंदर। हम तो ऐसी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे लिए तो पूरा हरियाणा परिवार है। पहले कभी सिरसा की सरकार होती थी, कभी रोहतक की सरकार होती थी, कभी सांगी की कहते थे, कभी चौटाला की सरकार कहते थे। अब मनोहर लाल जी के टाइम कह दो ना कोई, तो आप इसे अच्छा मानते हैं कि बीजेपी के हिस्से इस तरह वाला टैग नहीं रहा? निंदाना की या बनियानी की सरकार है, किसी ने किया ना? नहीं कहा। हाँ। ये क्या ना भाई हरियाणा की सरकार है, हम तो यही चाहते थे, ये कर दिया। तो खुश है इस पहचान से? बहुत खुश हैं। तो अब मजा आ रहा है पूरा। एक्टिवनेस रोहतक में कैसे हो रही है? अब देखिए अमित शाह साहब आए, रोहतक में आए, इनेलो की रैली हुई, वो रोहतक में हुई। ये मिशन रोहतक कुछ है, क्या है ये? नहीं, ये तो एक
सहज भाव से कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते ही जाते हैं सोनिया जी। यूँ तो जब 19 का चुनाव था उससे पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में हमने एक यात्रा निकाली थी। उसका समापन भी रोहतक में हुआ था। प्रधानमंत्री जी आए थे। एक सामान्य रहता है, एक स्वभाव सा है कि प्रदेश के इस हिस्से में कार्यक्रम करना, उसमें करना, उस योजना से होता, बाकी कुछ भी नहीं है। नायब सैनी साहब ठीक काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए 10 में तक देखो, वैसे तो व्यवहारिक 10 ही बनते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर दे जाओ तो वो भी दे दूंगा मैं। हाँ। देखिए एक बात नायब जी की बहुत गजब की है। मैं तो 1998 में देखने लगा था नायब सैनी को, जब मैं पहली बार पदाधिकारी बना था। उस टाइम से लेकर के आज तक उस आदमी ने कभी संगठन की लाइन से अलग कभी बात नहीं सोची है। कभी अपने और अपने परिवार की बात सोचता हमने नहीं देखा। सरकार बन गई 14 में, तो विधायक बन गए तब भी वही। मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था, चाहे वो महासचिव रहे किसान मोर्चा में, तब भी वही स्वभाव था। जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, वो जिला के अध्यक्ष थे, तब भी वही स्वभाव था। विधायक भी हो गए थे, जब मंत्री बन गए वो, तब भी वही स्वभाव कार्यकर्ता का। और फिर सांसद बन गए, फिर भी वही स्वभाव। आज मुख्यमंत्री बन गया, हमने तो कोई बदलाव देखा नहीं सोनिया जी। एक खास बात जो एक देखने में आई, कोई भी व्यक्ति बनता है, किसी भी पद पे आता है, वो सोचता है कि भाई मैं ये करूं वो करूं, पुराने वाला है उसकी लाइन को छोटा कर दूं। राजनीति में देखने में आता है ना, बल्कि छोटा भी नहीं, कहीं तो नहीं सोचा यार मेरे से पहले जो आया था ना, जो भी जिस पद पे था, उसकी लाइन ने बिल्कुल मेट दी और नई लाइन खींचो। ऐसा नहीं है। मोदी जी के निर्देश पर और मनोहर लाल जी ने एक जो मजबूत हरियाणा की नींव धर दी ना, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे वो, उसी को आधार मान करके नायब जी पुरानी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और नई योजनाओं का भी, चाहे वो उनका निर्माण योजना का निर्माण करना, यानी कि नई योजना बनानी हो, या उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन करना, उनको लागू करना हो, वही सहज भाव से कर रहे हैं। कहा जाता है कि सुपर सीएम खट्टर साहब हैं आज भी। देखिए ये कहने वाले तो कहेंगे ना, कहने वाले कहेंगे। ये एक नायब जी का कहो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहो, सारे विधायक और मंत्रियों का, सांसदों का कहो, मनोहर लाल जी के प्रति जो एक सबका, मनोहर लाल जी को बहुत स्नेह करते हैं, मनोहर लाल जी सबसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, हम सब आदर करते हैं मनोहर लाल जी का। या कोई खेमेबाजी कुछ भी नहीं है, है, कुछ भी नहीं है। कहने को तो पता नहीं लोग कितनी खेमेबाजी खड़ी कर देते हैं, हमने तो देखी नहीं खेमेबाजी। और ये भी माना जाता है कि बीजेपी के भीतर जो सारे निर्णय हैं वो सब लोगों के बीच में होते, कोई इंडिविजुअल अपना कोई निर्णय नहीं ले सकता, चाहे वो सीएम भी मिल बैठ करके करते हैं ना। मुख्यमंत्री का अपना एक उनकी जिम्मेवारी है, एक उनका अपना दायरा है, जहां उन्होंने चर्चा करनी है चर्चा करेंगे ना, करते हैं। हाँ, यथास्थान चर्चा जहाँ करनी चाहिए। अब घर में परिवार में आपके मेरे में झगड़ा हो जाए कोई, या कोई नया फैसला लेना, हम गली में जाके थोड़ी चर्चा करेंगे। जहाँ बूढ़े बडेरे थे चर्चा करनी वहीं तो बैठ करके करेंगे ना। व्यवस्था है वो सहज रूप से, कोई बनावटी कोई व्यवस्था नहीं है बीजेपी में। सब सहज रूप से जो चीज़ें आगे बढ़ती है उसी में से व्यवस्था बन जाती है, और उसी व्यवस्था में से चर्चा भी हो जाते हैं, उसी में से निर्णय भी हो जाते हैं, उसी में से निर्णय लागू भी हो जाते हैं, वो सहज भाव से। राज्यसभा सीट आपके हिस्से आई। कई दिन पहले तक ये चर्चा थी कि ये सीट जो है कई नेताओं के हिस्से जा सकते, कई नेताओं के नाम थे। जब आपके हिस्से आई तो कहा गया कि खट्टर साहब के करीबी रहे हैं या उनके मित्र रहे हैं तो इनको ये जगह मिली है। इत्तेफाक रखते हैं आप इनसे? देखिए मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के नज़दीकी हैं, मनोहर लाल जी के नज़दीकी हैं, या किसी और नेता के नज़दीकी हैं। कहे जाऊँ अच्छी बात है ना, लड़ाई की तो बात नहीं करते ना लोग। भाई मेरी फलाने से लड़ाई है, दिखड़े से लड़ाई है, वो नहीं है। देखिए मेरा एक ये मन था कि विधानसभा में भी देख लिया, पार्टी के सारे पदों पर काम करके देख लिया। कोई बहुत थोड़े ऐसे पद होंगे जिस पे पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दे करके काम ना मेरे जिम्मे लगाया हो, तो मेरा था भी एक बार संसद भी देख ले, और पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। ये आपकी ओर से पेशकश करी गई थी? देखिए मन में कहीं न कहीं को भाव होता है तो। उस समय तो शायद अशोक तंवर साहब भी थे बीजेपी में। अशोक तंवर भी थे। हाँ, नंबर तो वो भी लगाए बैठे होंगे। थे ना। हाँ, क्या बात हुई फिर वो चले गए? मेरे को तो नहीं पता क्या बात है, वो तो उससे पूछो तंवर से। हमने तो एक बात का ध्यान है
कि वो बीजेपी में आया और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उसको टिकट दे दी और हम सब कार्यकर्ताओं ने जी जान लड़ाया भी वो चुनाव जीत के आवे। लेकिन अब देख लो फिर बाद में क्या हुआ उसके साथ। कुलदीप बिश्नोई साहब नाराज हैं, बात होती है कभी उनसे? खूब होती है, कुलदीप बिश्नोई से भी बात होती है, कभी कभार रेणुका जी से भी राम राम नमस्ते हो जाती है कार्यक्रमों में, भव्य जो उनका बेटा है उनसे भी मुलाकात राम राम हो जाती है, सब काम कर रहे हैं पार्टी में। लेकिन भीतरी तौर पे नाराजगी नहीं है कि उनके मेरे हिस्से सामने तो राज्यसभा सोनिया जी सांसद आई क्यों नहीं है? मेरे सामने तो कभी आई नहीं। हाँ, मैं वैसे कैसे कह दूं? क्योंकि ये माना जाता है ना सर कि कोई घराने के नेता जुड़े हैं तो उनके हिस्से कोई ना कोई पद होना चाहिए, उनके रसूख के आधार पे, कद के आधार पे। देखिए अब वो इतने बड़े घराने वाले बीजेपी में आ गए सोनिया जी, और सब सहज रूप से काम कर रहे हैं, सब सहज रूप से, तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार भी सहज रूप से काम कर रहा है। अब आप अपनी प्रतियोगी पार्टी किन को देख रहे हैं? कांग्रेस को, इनेलो को, जेजेपी को, किन को सर? देखिए बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। जो प्रतियोगी या कहें जो विपक्ष में जो पार्टी है जिसके साथ हमारा मुकाबला होना है, वो तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मुकाबला तो मुकाबला है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रदेश के अंदर अब जो मुकाबला है सोनिया जी, वो सीधा सीधा विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति। अब तो इसके उसमें हो गया, दो ध्रुवों में बट गया। अब तो चाहे सामने कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक घेरा और है जो है जाट और गैर जाट का। अब आरोप बीजेपी पर ये लगता रहा है कि एक तबका जो कि जाट समुदाय का है वो नाराज रहा है या उनको हाशिए पर रखा गया है। आप इससे सहमत हैं सर? देखिए हम तो एक बात सुनते आए सोनिया जी, और वो कविता के माध्यम से मैं उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी का अंतिम लक्ष्य किसी पद को प्राप्त करने का नहीं है, सब समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का। और हमारा तो सौभाग्य है कि हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे जनसंघ के पुरोधा, जिन्होंने पूरी दुनिया को जिस दौर के अंदर देश के अंदर आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि पूंजीवाद की और साम्यवाद की एक मिश्रित जो एक वो डेवलपमेंट की सोच चली थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी के स्वदेशी के मंत्र को लेकर के और कांग्रेस की सरकार को चलना चाहिए था। उन्होंने नाम तो ले लिया गांधी का, पार्टी का नाम भी वो रख लिया, झंडा भी वो रख लिया, लेकिन विचार छोड़ दिया। अगर गांधी जी के विचार को लेकर के लोग चलते तो आज देश हमारा, जो हमारे समकालीन जो देश थे, वो जो आज़ाद हुए थे, कॉमनवेल्थ के बहुत सारे सदस्य ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत घनी तरक्की कर गए, तो हम पीछे क्यों रह गए? और गांधी जी के विचार को आगे लेकर के चलते, और बाद में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि ना तो पूंजीवाद चलेगा, ना साम्यवाद, वाक्सवाद, कुछ नहीं चलेगा, यहाँ एकात्म मानववाद चलेगा। जो हमारी संस्कृति से निकला हुआ विचार है, हमारे स्व के आधार पर स्व को जागृत करते हुए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार स्वदेशी हो, और गरीब व्यक्ति को हाथ पकड़ के उसको समाज के विकास की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। इस प्रकार का जो एक विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को दिया था, तो ये सरकारें उस विचार के आधार पर आगे चल रही हैं। इसलिए चाहे फिर विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह का वो काम करती हो, हमें फिर चिंता नहीं होती। और इसी कारण से आज सरकारें लगातार हमारी बढ़ती जा रही हैं। अब मैं जिस तबके का जिक्र कर रही हूँ सर, आप और देखिए कि मैं वो छोटी सी बात आपकी रहेगी, तो उसमें फिर ये जात बरादरी की बात रहती नहीं है। मैंने कहा ना, सर्व समाज को साथ लिए है, आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसमें फिर जाट है, फिर गैर जाट है, वही हमारा तो महात्मा गांधी जी का मंत्र का हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सब समाज को साथ लेकर के आगे चलने का जैसे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम थे सर, हाँ। तो तब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप बीजेपी के साथ क्यों हैं, तो उनका ये कहना रहता था उस समय कि हमारी तो पीढ़ियां रही हैं बीजेपी के साथ।
तो आम जनमानस वो बीजेपी से खिलाफ भी रहता था कि इन लोगों ने जो है एक बिरादरी को हाशिए पर रख दिया है। तो इसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप तो कहते हैं कि आप सब लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन आम जनमानस है उसकी धारणा यही है कि बीजेपी ने एक समुदाय को हाशिए पर डाल दिया है। और जबकि हम बड़े नेताओं का जिक्र सुनते हैं, देखिए दुष्यंत चौटाला का, तो वो कहते हैं हम तो बीजेपी के साथ जुड़े ही रहे हैं। तो ये अभी परसेप्शन जनता का क्यों बना इन्हीं सालों के दौरान? नहीं, ये बनाने का प्रयास किया, बना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनता का ही परसेप्शन कोई बना ही नहीं सकता। एक बात बताओ आप, मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, केवल नारा नहीं था, नारा नहीं था। चाहे मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के नारे की बात कर ले, या फिर मनोहर लाल जी का एक दूसरा नारा था, समान विकास समान रोजगार। इसमें कहीं आपको कोई वो बदलाव नजर आया इसमें, करनी और कथनी में? नहीं आया ना। आज सबसे पहले मुझे याद है जब 14 में सरकार बनी, 15 में HCS की भर्ती हुई, उस समय जाट और गैर जाट का देख करके कोई पेपर में मार्किंग हुई थी क्या? नहीं हुई। कितने जाटा के बाल लागे? सबसे ज्यादा लागे थे ऐसे, आज रिकॉर्ड की बात है। जो काबिल था, जाट था, किसी भी बरादरी का था, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। उसमें पेपर की कोई ऐसी स्कैनिंग नहीं हुई भी इसमें फलानी बरादरी का पास होगा, दिखड़ी बरादरी का पास नहीं होगा। आज 36 बरादरी जो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर निवास करती है, सोनिया जी, सबको बराबरी के आधार पर, मेरिट पर रोजगार मिलता है। वो नहीं है उस टाइम की, पहले अपने रिश्तेदारों को ढूंढते थे, अपने परिवार में ढूंढते थे, भाई हमारा HCS लाग गया, हमारा ही HPS लाग गया, हमारा ही थानेदार लाग गया, हमारा ही तहसीलदार लाग गया। वैसा सौदा नहीं है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए जातवाद का भी ये मतलब पैदा करने का प्रयास करते हैं, जहर पैदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है, शुद्ध मेरिट के आधार पर काम करने वाली सरकार है और गरीब का कल्याण करने वाली सरकार है। अब गरीब तो किसी भी बरादरी का हो सकता है, जाट है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, SC है, BC है, सबके लिए योजना बन रही है। अब एक बात बताओ सोनिया जी, अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री ने चुनावी वादा पूरा किया और 2.25 लाख से ज़्यादा हमारी बहनों ने 2100 रुपये पेंशन लेने के रजिस्ट्रेशन कराया ना। इतना तो हो लिया, 2.25 लाख के आसपास हो लिया था कल परसों तक। उसमें ये देख करके पेंशन मिलेगी क्या अब इसमें कौन सी किसकी जात है? मिलेगी, मेरिट पे मिलेगी, शर्त जो पूरी करेगा उसने मिलेगी। अच्छा, टोहाना में जब भी आप आते हैं मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का जमावड़ा रहता है, और जब मैं आपकी रिसर्च कर रही थी बात भी सामने आया, अपने टोहाना क्षेत्र में काफ़ी सारे काम कराए भी हैं। आप उन लोगों की सारी शिकायतों का निपटारा कर पाते हैं? एक तो मैं सोनिया बहन आपको मैं धन्यवाद करूंगा, अभी आपने मेरे बारे में रिसर्च करी है। हाँ, मैं क्योंकि ये था ना कि मुझे बताएं कि टोहाना में अच्छा लगा मेरे को भी आप रिसर्च करके मेरे साथ। लेकिन ये बात बड़ी सामने आई कि आप जब भी क्षेत्र में रहते हैं लोगों का जमावड़ा आपके इर्द गिर्द रहता है। नहीं, खूब रहता है। मैं अपने क्षेत्र में हूँ, टोहाना में, अपने गाँव में हूँ, अपने खेत में रहता हूँ मैं। वहाँ पर मैं कई बार तो क्या होता है कि सुबह में 5, 20, 25 पे सैर करने के निकलता हूँ। कई बार तो उस समय भी संगी साथी जिनको पता है भैया सुबह गपशप करने के लिए, काम काज के लिए आ जाते हैं, खूब आते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट का काम है, कोई अन्य सरकार से संबंधित काम है, कोई सामाजिक कोई मसला है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं सबको संतुष्ट कर पाता हूँ ना, ऐसा नहीं होता। आप संतुष्ट सबको कर ही नहीं पाते हैं। आप संतुष्ट करने का 100% प्रयास कर सकते हैं और वो हम प्रयास सीधी नीयत से करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो अपना काम जायज़ काम लेके आते हैं सोनिया जी, वो होता है। 100% का दावा नहीं करता। अच्छा, यहाँ इलाके में बाढ़ को लेके आपने काफ़ी सारा काम किया और फिर भी यहाँ पे बाढ़ दिखती है। हाँ, खूब किया, लेकिन क्या है कि डेवलपमेंट के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं सोनिया जी, खूब होते हैं। नदी नाले पक्के होते हैं, सड़क पक्की होती है, रेलवे लाइन निकलती है, उनके नीचे से कई जगह साइफन बन जाते हैं, कई जगह, हर जगह संभव नहीं होता। सड़क बन गई, एक साइड ऊंचा है, एक साइड नीचा है, ऊंचे वाले साइड का पानी नीचे में आओगा तो हम भी आपस में, किसान जिसका खेत नीचा पड़ा वो अगर वहाँ कोई साइफन बनना है तो उसका विरोध कर देगा। बहुत व्यवहारिक सी बातें हैं। एक जगह में गया जो कृत्रिम बाढ़ जिसको मैं कह सकता हूँ, एक गांव में गया मैं देखा भाई
मतलब सैकड़ों एकड़ में सोनिया जी पानी भर रहे हैं उसमें। मैं क्या अभी किधर से आया? बोला जी इस साइड से आया। मैं क्या यूरे इतना ढूंगा किस तरह हुआ एरिया? बोला जी वो बराबर भट्ठा लग रहा है ना ईंट का। एक जमींदार ने इसको अपनी मिट्टी दे दी, मिट्टी बेचते हैं, भट्ठे वाले को दे देते हैं, किसान ठेका उसका ठीक मिल जाता है, और वो ठेकेदार मिट्टी उठा करके उसकी ईंट बना देता है। उसकी ज़मीन नीचे होगी, पड़ोसी की ऊंची थी, उसकी ज़मीन कटने लगी पड़ोसी की, उसने मजबूरी में बेचारा ने अपनी ज़मीन भी भट्ठे वाले को ठेके दे दी। ऐसे करते करते एक लंबा सिलसिला चला, और वो 200, 250, 300 एकड़ ज़मीन ऐसे नीची होगी। तो स्वाभाविक था कि बाढ़ का पानी आकर के वहाँ उसमें खड़ा होना। तो ऐसे कारणों से सोनिया जी, ये जो बाढ़ जिसको हम कह सकते हैं, बाढ़ का पानी नहीं था, आसपास के 2, 4, 5 गांव का पानी इधर इकट्ठा हो गया, 2, 4, 5 का उधर इकट्ठा हो गया, कई जगह बहुत ज्यादा एरिया का पानी इकट्ठा हो गया। एक गांव ने दूसरे गांव में पानी भेज दिया, दूसरे गांव ने तीसरे में भेज दिया। वो रहेगा। देखिए पानी तो अपने बुजुर्ग बड़ेरे क्या करते, निवाण में जा होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, हरियाणा में जो सरकार हमारी बनी, टोहाना की जनता ने मेरे को विधायक बनाया टोहाना से। 2015 में पहली बार क्या हुआ कि समय से पहले बारिश आ गई, मानसून पूर्व की बारिश, तेज बारिश आ गई। हमारा जो जाखल का पंजाब से लगता एरिया है उससे, और हम इधर बुना साइड आते हैं, वहाँ कई गाँव में पानी भर गया पहली बारिश में। मैं चंडीगढ़ था, मेरे साथियों ने बताया और गाँव के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वैसा पानी तो खूब भर गया। तुम आया, मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारी भी बुला लिए, रेवेन्यू को भी बुला लिए, और हम सारा मतलब कहीं गाड़ी में कहीं पैदल जा कर के हमने सारा वो देखा 2015 में। और मैंने, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, मेरे को पता है भी पानी की निकासी कैसे कैसे व्यवहारिक रूप में, तकनीकी रूप में हो सकती है। तो मैंने अधिकारियों से पूछा, भाई आपके पास ऐसी प्लानिंग तो है ना जिसमें कोई विशेष कोई ऐसा फंड हो तो जिसके तहत काम कराया जा सके? उन्होंने कहा जी फ्लड प्रोग्रामिंग होती है, उसमें आप पैसा ले करके काम डाल सकते हैं, उसका पैसा अलॉट हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा भी क्यों ना, क्योंकि हमारे वहाँ घग्गर है, और घग्गर का पानी कई बार तो अंदर रह जाता है, आगे हमारे लिए वरदान बन जाता है, और कई बार अभिशाप भी बन जाता है जब फैल जाता है, टूट जाती है घग्गर, या फिर रंगोई है, जो है नाला है, 3-4 नाले हैं ये। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि व्यवहारिक है भी, हम जो लो लाइंग एरिया है, जो यानी कि नीचा एरिया है, चाहे वो हमारे साधनवास गांव का था, शक्करपुरा गांव का था, ढेर का था, काणाकेड़ा का था, चूड़पुर गांव का था, ऐसे कई गांव का जो रकबा था वो अलग अलग एरिया में था। ये सारे गांव जो मैंने गिनाए हैं, मैंने कहा भी इनमें पाइपलाइन लगा करके, कहाँ 500 मीटर की पाइपलाइन लगी, कहीं पे 1000 की लगी, कहीं पे किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक की पाइपलाइन लगी। और सोनिया जी आज जा करके देखोगे, जहाँ मैंने उस टाइम पाइपलाइन लगवाई थी उसके बाद भी 1-2 गाँव में लगी है, वहाँ पानी खड़ा नहीं होता, पानी आता है। और जब घग्गर का लेवल नीचे होता है, जब फ्लडेड हो जाती है घग्गर, तब तो देखिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो ऐसा लेवल बना करके वो ईश्वर ने वो काम करवाया कि वहाँ किसान के खेत में आज अधिक जो बारिश होती है उसका पानी नहीं खड़ा होता। अभी भी मैं इतनी ज़्यादा बारिश थी उन गाँव में कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ। उसी के आधार पे मैं अन्य जो गांव थे जहाँ इस बार नया पानी खड़ा हुआ, पहले जा कभी नहीं खड़ा था, उन अधिकारियों को साथ लेकर के गया। अभी पूर्व की योजना थी, उसको जैसे हमने लागू कराया था, इम्प्लीमेंट कराया था, वैसे तुम लोग इसको योजना बनाओ, लागू करो। फ्लड प्रोग्रामिंग में कुछ पैसा लो, कुछ मुख्यमंत्री से और मांग करके ले आएंगे। तो ये जब आदमी फील्ड में काम करता है ना, तो व्यवहारिकता के आधार पर काम ऐसे निकल जाते। तो इस बार का जो मेरा एक्सपीरियंस था, पानी खूब भरा और हमने खूब प्रयास करा कि पुराने क्षेत्र में तो जो समस्या समाप्त होगी, नए क्षेत्र में भी उस समस्या का समाधान कैसे करें। सर अब मेरे कुछ सवाल हैं, आप चाहो तो जवाब मना भी कर सको हो। एक सवाल जो मेरी रुचि रहती है वो जानने की, क्या पुरुष नेता जो राजनीति में, जो महिला नेता आती हैं, वो जब आगे बढ़ती हैं तो क्या वो ईगो हर्ट होती है उनकी? हमने तो देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में महिला पुरुष की सोनिया जी बात होती नहीं, या तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है। हाँ, एक जरूर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था कर दी, आधी आबादी है, मोदी जी कहते हैं भी आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए संगठन में भी हमारी पार्टी ने 33% आरक्षण करा सब जगह, और हमारी सरकार ने 50% आरक्षण चुनाव व्यवस्था में कर दिया ना। आज हम हमारा पंचायती राज में चुनाव लड़ती हैं बहनें, माताएं बहनें लड़ती हैं, तो उनको 50% आरक्षण मिलता है। ये बहुत सहज रूप से आगे बढ़ने वाला मामला है, इसमें जेलसी होनी भी नहीं चाहिए, टांग खिंचाई होनी भी नहीं चाहिए। कोई कविता जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि पॉडकास्ट के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं हम। मुझे कविता तो खैर अटल जी की बहुत अच्छी लगती हैं,
मैंने सुनाई भी आती हैं बाधाएं आए आपको। एक कविता है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल, ये मिट्टी होगी नम जरूर। देखिए कवि की कल्पना कहाँ तक जाती है कि लोहे के पेड़ भी हरे हो सकते हैं, यानी कि जहाँ प्रेम होता है, विश्वास होता है, वहाँ किस प्रकार से संबंध आगे बढ़ सकते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तो गीत प्रेम के गाता चल, ये मिट्टी होगी नम जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। यानी कि आंसू के कणों से भी मिट्टी गीली हो सकती है, नम हो सकती है, ये कवि की कल्पना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। मैं खूब कई बार जब कोई प्रेरणा लेनी होती है, देनी होती है, तो मैं ये कविता गुनगुनाता हूँ। तो आपके ये शौक रहे पढ़ना, कविताएं लिखना? हाँ, पढ़ना लिखना शौक है, आज भी है। खाली आप जब होते हैं तो पढ़ते लिखते ही खूब पढ़ता लिखता हूँ मैं, मेरे पास किताबों का पूरा भंडार है। कोई पसंदीदा लेखक सर? वैसे तो बहुत सारे लेखक हैं। मैंने संघ के बहुत सारे विचारकों के साहित्य को पढ़ा है। परम पूजनीय हमारे गुरु गोलवरकर जी थे, उनके बहुत सारे साहित्य को मैंने, गुरुजी जिनको हम कहते थे, उनके साहित्य को मैंने पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे और साहित्यकार हुए हैं, संघ क्षेत्र में भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं हैं मैं वो खूब पढ़ता हूँ। कविताएं पढ़ने में रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ता हूँ मैं। इतिहास पढ़ने का भी मेरे को शौक है। मैंने इंजीनियरिंग के बाद इसमें मैंने की अपना MA भी की मैंने पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में, और अभी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं PhD भी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हैं? हाँ, तो शौक है, खाली तो रहना नहीं है। यानी कि उम्र के इस हिस्से तक आपको कोई पश्चाताप होता है कि ये काम नहीं करना चाहिए था और ये कर लिया? अभी तक तो हुआ, अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं हुआ, ईश्वर कृपा है। तो उम्र के इस हिस्से तक आप अपना जीवन जैसा चाहते थे वैसा आप जी रहे हो और जिया है आपने? मैंने कभी चाहा नहीं कैसा जीवन हो, सच्चाई कह रहा हूँ मैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगो अस्ति कर्मणे। ये गीता का जो दर्शन है, ये हमें जीवन जीने की राह दिखाता है, और उस राह में अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपना कर्म करिए, निष्कपट भाव से करिए, निश्चल भाव से करिए। आपके लिए तो नियति ने, प्रकृति ने आपके लिए कुछ तय किया है, और वो कर्म के आधार पे है। आप जैसा कर्म करोगे, नियति आपको उसी रास्ते पर आपको ले जाएगी, और मंजिल वही तय करती है। आपके कर्म तय करते हैं, नियति तय करती है, प्रकृति तय करती है, ईश्वर तय करता है। आप नहीं तय कर सकते। आप कैसे सोच सकते भी आप ये चीज़ बनेंगे? आप उस लायक कर्म करेंगे नहीं। आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने अगर ये पहली बार माइक नहीं पकड़ा होता तो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे होते क्या? आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पहले तो अपना काम शुरू करा सोनिया जी। कितने साल काम करा, पता नहीं कौन से प्लेटफार्म पे आपने ये दत्तू लेकर के लोग आके इंटरव्यू लिए होंगे, और फिर आपने अगला एक और करा। मेरे को तो पता चला भी आपने रिसर्च करी मेरा इंटरव्यू लेने से पहले मेरे बारे में, क्योंकि हम कर्म किया ना। नेता से बातचीत करने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा तो कर्म किया, इसलिए तो फिर आप मेरे साथ बैठे हैं। कर्म नहीं करती कैसे इंटरव्यू लेते? वहाँ घर बैठे बैठे, बड़ौदा में बैठे बैठे यो काम आपने कराया नहीं होता, ये सोच लेते भी सुभाष बराला का एक दिन इंटरव्यू लेना है, ले लेते, नहीं होता। 2029 का जो चुनाव होंगे सर, उनके लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि अब की बार कई सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं आपके। खूब तैयार है? बिल्कुल सब तैयार हैं। यहाँ तो एक कार्यकर्ता तैयार है, यहाँ तो दरी बिछाने वाला जो भाव कार्यकर्ता के अंदर है वो सब के अंदर है। वो दरी चाहे यहाँ बिछानी हो, सिरसा में बिछानी हो, टोहाना बिछानी हो, और चाहे विधानसभा वाली कुर्सी पे बैठ के तैयारी करनी हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा में जाना हो, काम उसी भाव से करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया सर। और बहुत विनम्रता से, बहुत सादगी से, बहुत सहजता से आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर आपका। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सोनिया। आपने ये बातचीत सुनी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे सवाल थे, इनसे ये मेरी पहली वार्ता रही।
कोई आपका भी सवाल हो तो लिख के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि जो दूसरा संवाद होगा उसमें मेरे सवाल भी होंगे और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के सवाल आपके नाम के सहित मैं बराला साहब से पूछने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत सुनी, बहुत शुक्रिया। राम राम।